व्हीटस्टोन सेतु का, या हम उसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज भी कहते हैं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है कि वैसे जनरली ये कंडक्टिविटी हम किसका निकालते थे, एक वायर या कंडक्टर का निकालते थे, है ना। एक कंडक्टर जिसको हम बोलते हैं, चालक बोलते हैं, उसका हम क्या निकालते थे, कंडक्टिविटी। कैसे निकाला जाता था कि जो व्हीटस्टोन ने क्या किया, एक इस प्रकार से सेतु बनाया। कैसे, यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिए, है ना, और इन 2 पॉइंट्स ए और बी लिए, और इन 2 पॉइंट्स को किस प्रकार से जोड़ा बेटा, जैसे मान लीजिए यहां से इन्होंने एक वायर ली, ये बनाने के लिए बात है कभी कभी, है ना, फिजिक्स में भी काम आएगा आपका, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा अंतर है इसमें, ठीक है। यहाँ इस टाइप से कनेक्ट किया और इसको इस टाइप से बनाया हुआ है। यहाँ पर बैटरी का सिंबल है बेटे, है ना, जो बैटरी होती है उसका सिंबल होता है ऐसे, और फिर इसको ऐसे जुड़ा हुआ है। थोड़ा मैं टेढ़ा बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, इस प्रकार से जुड़ा। ये बैटरी का सिंबल है। ये यहाँ पर की है, जो हम की कह सकते हैं, इसको इस टाइप से भी दिखा सकते हैं, की को ऐसे भी बनाया जाता है, की को, है ना, ऐसे करके तार ऐसे जोड़ दिया जाता है। ये की है, यहाँ पर की आप लोग जानते हैं प्लग होता है। एक तो इन्होंने ये काम किया। उसके बाद इन ए और बी को क्या कर रखा है, किस प्रकार से ऐसे जोड़ा हुआ है। यहाँ पर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, प्रतिरोध लगे हुए हैं, है ना, जिसको हम हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। और यहाँ 2 पॉइंट बने हुए, एक यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। इसको डी पॉइंट उन्होंने कहा, और ये वायर इससे कनेक्ट है ना, ये रेजिस्टेंस से कनेक्ट है, और दूसरा यहाँ से इस प्रकार से कनेक्टेड है। देखो बेटे, थोड़ा सा और भी है, ऐसे मैं बना नहीं पा रहा हूँ इसमें। दूसरे यहाँ पर क्या है, एक रेजिस्टेंस यहाँ भी लगा हुआ है, लेकिन ये प्रतिवर्ती, इसको हम बोल सकते हैं परिवर्तित हो सकता है। परिवर्तित का मतलब इसको हम बदल सकते हैं, इसलिए इसको जो यहाँ पर बदला जा सकता है, इसलिए इसको हम ऐसे नोट लिखा सकते हैं। और इस प्रकार से बना हुआ है, इसे बोलते हैं बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। मेरे हाथ से सही नहीं बना हुआ, आप लोग सही बना दोगे, ठीक है। यहाँ पर बी है, और इनमें जो बीच में लगा हुआ है, यहाँ से ये कनेक्ट किया गया है, यहाँ से इस बी पॉइंट से, और इस डी पॉइंट को एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया गया जी, ठीक है ना। इस प्रकार से बना हुआ है, ये बना हुआ है बेटा। और यहाँ पर ये कहता है कि यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है, ये अननोन है, हमें मालूम नहीं है, अननोन है। कैसा है, अननोन, हमें नहीं मालूम कितने उसका है, ओम का है, हमें नहीं मालूम, ठीक है। ये इनके नाम अलग अलग दिए गए। ये है R1, ये दिया गया R2, ठीक है ना, यहाँ पर दिया गया R3, और यहाँ पर दिया गया R4। ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये क्या है, इसमें प्रतिरोध लगे हुए हैं। ये 4 प्रकार के प्रतिरोध है बेटे इसमें, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन कौन थे, एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ब्रिज दिया। यहाँ पर क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए हम क्या करते थे कि यहाँ परिवर्तित था, परिवर्तित का मतलब एक तार होता है जिसको हम कंडक्टर बोलते हैं, वो यहाँ पर चेंज करते रहते थे, दूसरा लगाया, 2 ओम का लगाया, 4 ओम का लगाया, 6 ओम का लगाया, और उससे हम इसको निकाल लेते थे, अननोन वाले को निकाल लेते, ठीक है। यहाँ पर कंडक्टिविटी हम इसकी निकाल लेते कि यहाँ पर कितना है, ये अननोन वाला कितना होगा, ठीक है। इस टाइप से था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो अननोन कंडक्टर है, यहाँ कंडक्टर नहीं है हमारे पास, क्या है, यहाँ देखोगे तो यहाँ कंडक्टर ना होकर के क्या है, सॉल्यूशन है। क्या है बेटा, यहाँ पर सॉल्यूशन है। इसकी जगह पर यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। जो हमारे पास क्या यहाँ पर कौन सा दिया गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होने से क्या हुआ, देखो यहाँ कुछ डिफिकल्टीज आएंगी। जैसे यदि आप देखोगे, ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया,
हमें मेजरमेंट क्या किसका करना है, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन करना है, आयनिक सॉल्यूशन का करना है। हमने कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन देखनी है। तो कैसे हम इसकी कंडक्टिविटी निकालेंगे? देखो, कंडक्टिविटी समझ में आ रही कैसे? अब अभी तक तो हम एक तार लेते थे, एक वायर लेते थे, कंडक्टर लेते थे, ये कंडक्टर था, है ना, वायर थी, है ना, एक कंडक्टर के रूप में हम वायर लेते थे। अब इस समय क्या लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे, यहां पर सॉल्यूशन डाल देंगे और इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी हमें निकालनी है। ये थोड़ा डिफरेंट काम है। व्हीट स्टोन में यदि हम इसमें देखेंगे तो यहां पर कह रहा है कि आयनिक विलयनों का की आयनिक विलयन है हमारे पास। आयनिक विलयन मीन्स आयनिक सॉल्यूशन। ये क्या बेटा, आयनिक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, आयनिक सॉल्यूशन है। इसकी हमें कंडक्टिविटी निकालनी है। क्या निकालनी है, कंडक्टिविटी, चालकता निकालनी। तो चालकता कैसे निकल पाएगी, ठीक है ना? तो क्योंकि अभी तक तो सिंपल वायर का था, तो वायर तो आसानी से यहाँ जोड़ा हमने इसको और निकाल दिया, है ना। इसमें क्या होगा, इसको निकालने के लिए दो तीन कठिनाइयां होती हैं। जब हम इस सॉल्यूशन को लेते बेटा, यहाँ पर किसकी जगह, कंडक्टर की जगह हम किसी सॉल्यूशन को लेते हैं, तो दो तीन प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं। एक तो जैसे हम इस पे डीसी लगाते हैं, डीसी जानते हैं आप लोग, कोई जानता है बेटा डीसी? एक तो एसी होता है, एक डीसी होता है। क्या होता है बेटा, डायरेक्ट डीसी क्या होता है, ये दो प्रकार की धाराएं होती हैं। धारा जानते हैं आप लोग, करंट। एक आपके घरों में जो बिजली जल रही है वो एसी करंट है, और जो बैटरी से निकलने वाला करंट होता है वो उसको बोलते हैं डीसी करंट। ये एसी और डीसी का मतलब क्या हुआ, किसी को फुल फॉर्म मालूम है इनकी? किसी को मालूम है बेटा, डीसी और एसी की फुल फॉर्म मालूम है? सर डायरेक्ट करंट। हाँ, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, डीसी क्या है हमारे पास, डायरेक्ट करंट है। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा दृष्ट धारा। हिंदी में क्या बोलते हैं, दृष्ट धारा, है ना। ये डायरेक्ट करंट हो गया। क्या हो गया हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे, डीसी को डायरेक्ट करंट बोलेंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट करंट। ये याद रखिएगा, थोड़ा समझने फिजिक्स में भी काम आएगा बेटा ये, है ना आप लोगों का। ये डायरेक्ट करंट, हिंदी में बोलते हैं इसको दृष्ट धारा। दृष्ट धारा, धारा मीन्स करंट, है ना। और एसी का मतलब क्या हुआ सर अल्टरनेटिंग करंट। बिल्कुल, ये होगा अल्टरनेटिंग करंट, है ना, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट होता है ना। ये प्रत्यावर्ती माने क्या हो रही, परिवर्तित हो रही बार बार, है ना, अल्टरनेटिंग। इसमें क्या होता है अलग अलग, वो बाद में आप फिजिक्स में पढ़ लेना। तो यहाँ दो प्रकार की धाराएं हैं, है ना, एक डीसी करंट होता है, एक एसी करंट होता है। जो डीसी होता है, जो डीसी होता है वो बैटरियों से निकलता है, और जो एसी करंट होता है वो हमारे घरों में बिजली जो आ रही है ये एसी करंट के रूप में मिलते हैं, है ना। तो दो प्रकार के हमारे पास करंट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन लेंगे या सॉल्यूशन, और क्योंकि जनरली क्या करते हैं यहाँ पर बैटरी का यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, बैटरी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा, बैटरी, है ना, ये हम बैटरी लगाते हैं। जनरली क्या करते हैं, हम बैटरी का यूज करते हैं। लेकिन जैसे वो धारा इसमें पहुंचती है ना, ये बैटरी करंट, डीसी करंट आता है, तो ये जो सॉल्यूशन है ये आयनिक फॉर्म में आ जाता है। और आयनिक फॉर्म से क्या हो जाता है, उसकी कंसंट्रेशन बदल जाती है, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो बदल जाती है। और फिर उससे क्या होगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, उसकी जब कंसंट्रेशन बदल जाएगी तो वहां कुछ वैल्यू कुछ और आने लगेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम आयनिक सॉल्यूशन की विलयन की चालकता का मापन करते हैं, जो हमारे पास क्या है, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डीसी धारा की जो डीसी करंट्स हैं उसके जगह पर हम क्या करते हैं, एसी करंट्स का उपयोग करते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इसमें दिक्कत क्या आएगी, जैसे हम डीसी करंट लगाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट की क्या होगी, कंसंट्रेशन चेंज होने का खतरा रहता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होने लग जाता है।
ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस के कारण क्या हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं वहां डीसी की जगह क्या लगाते हैं, फिर एसी करंट लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम यूज करते हैं बैटरी के स्थान पर क्या करते हैं, एसी का यूज करते हैं। याद रहेगा बेटा, याद रहेगा, जब हम मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि आयनिक विलयनों की चालकता का मापन करेंगे, तो वहां पर हम क्या करेंगे, जो व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास है, ये व्हीटस्टोन सेतु है, इसमें बैटरी के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एसी करंट का यूज करेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या कर सकते हैं, ये जो गैल्वेनोमीटर है, अब गैल्वेनोमीटर लगाएंगे तो क्या होगा, ये तो फट जाएगा, क्योंकि एसी करंट अब चली गई इसमें, है ना, ये तो डीसी करंट के लिए ठीक यूजफुल होता है। तो इसके जगह पर हम क्या करेंगे, एक इसी टाइप का आता है, हेडफोन आता है इसमें। आप लोगों को मालूम है हेडफोन, तो आप लोग जानते ही क्या होता है, हेडफोन, जो आप लोग यूज भी करते हैं, है ना। लेकिन ये स्पेशल टाइप का हेडफोन होगा, यूज डिटेक्टर इन प्लेस ऑफ गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर क्या आएगा, डिटेक्टर के रूप में आएगा, जो गैल्वेनोमीटर के रूप में, डिटेक्टर के रूप में हम यहाँ पर हेडफोन का यूज करेंगे। तो ये दो कंडीशन, दो प्रॉब्लम आएगी, और उन प्रॉब्लम को हमने सॉल्व इस टाइप से करना है। दूसरा क्या होता है बेटा, सेकंड इसमें आता है, यहां पर जो सर्किट कंप्लीट करने के लिए है, ये हम क्या करते थे, वायर का यूज करते थे, है ना, कंप्लीट करने के लिए। और अब इस समय क्या करेंगे, मेटेलिक कंडक्टर का यूज करेंगे, ठीक है ना, उसको हम मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है ना। ये हमारे पास कुछ समस्याएं आएंगी जब हम इसको ज्ञान करेंगे। एक तो हमने डीसी की जगह एसी का यूज करना है, और गैल्वेनोमीटर की जगह हेडफोन का यूज करना है ना, जो उसके यूज करते हैं। तो ये दो चीजें इससे पहले की थी। अब इसको समझते क्या है ना, कैसे कैसे हम इसको मापन करेंगे। तो यहाँ पर ये देखो, ये इसी की मदद से किया जाता है ना, इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको आप डिटेल से फिजिक्स में पढ़ेंगे, पर अभी आपको हल्का हल्का आइडिया आ गया। फिजिक्स में ये दोनों चीजें यूज नहीं करेंगे बेटा, क्या नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर सॉल्यूशन नहीं लिया हमने, वहां क्या है, कंडक्टर है, वहां क्या है, कंडक्टर के रूप में हम इसका यूज कर रहे हैं। तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि वहां क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। इसलिए हम क्या नहीं कर रहे हैं, वहां पर कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब सिंपल एक चालक है, चालक धातु की तार हो सकती है ना। तो यहां पर थोड़ी सी अंतर ये है कि यहां पर कंडक्टर की जगह सॉल्यूशन ले रहे हैं, अननोन सॉल्यूशन आएगा। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, अननोन सॉल्यूशन होगा। अब यहां आ जाते हैं, ये तो इससे पहले की बातें थी, जो हमने इससे पहले कंडीशन है ना। तो देखो बेटा, कंडक्टिव, मान लीजिए कंडक्टिविटी सेल कंसिस्ट टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। यदि माना हमारे पास जो, जिसका हम क्या करेंगे, जिसकी हमें कंडक्टिविटी निकालनी होगी, मान लीजिए यहाँ पर हम सॉल्यूशन लेते हैं, ये सॉल्यूशन लेते हैं, तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस की जगह क्या लेंगे बेटा, एक तार हम यहाँ डाल देंगे, एक यहाँ ले लेंगे, और दूसरा वाला यहाँ से निकाल करके इसमें ले लेंगे, ऐसे करके। बीच में क्या रहेगा, इसमें सॉल्यूशन रहेगा, है ना। यहाँ हमने एसी लगा दी, इसमें एसी करंट लगा दी। तो ये कहता है कंडक्टिविटी सेल कंसिस्ट टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इसमें दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। कौन से इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम, दोनों के दोनों किस, कौन से वाले, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, है ना, विद कोटिंग विद प्लेटिनम ब्लैक ऑन देम। इसमें क्या है, इसमें कोट, इसमें क्या किया गया, एक प्रकार से प्लेटिनम ब्लैक लगाया गया इन दोनों छड़ों पर, ठीक है ना। ये देखो, कोटेड विद, है ना। और द टू इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड इन अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर अपार्ट। और जो इस रखा गया है, देखो, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा बेटे, यहां से वो होगा 1 सेंटीमीटर। कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच डिस्टेंस भी क्या होगी, 1 सेंटीमीटर होगा, ये फिक्स है ना। एंड कह रहा है दियर सरफेस एरिया ए सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनका जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, ए सेंटीमीटर, यानी कि ए सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉलम ऑफ लिक्विड आर, और इनका जो रेजिस्टेंस होगा वो आर होगा। तो ये 3-4 चीजें हैं यहाँ पर। देखो, मान लीजिए अब आयनिक विलयन है, उसकी चालकता का मापन करते बेटा, तो चालकता सेल में क्या होगा, प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, जिन पर क्या होगा, प्लेटिनम ब्लैक
की परत चढ़ी हुई होती है, ठीक है ना, ये हिंदी में समझ लीजिए। और प्लेटिनम ब्लैक वास्तव में सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम के कण होते हैं, ठीक है ना, जो उसमें होंगे। और रासायनिक विधि द्वारा अथवा प्लेटिनम लवण का अपचयन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित किया जाता है और फिर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर ही निक्षेपित हो जाते हैं। और इन इलेक्ट्रोड, देखो इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या है, एल सेंटीमीटर, ये सॉरी बेटा 1 मैं कह रहा था, ये एल है, एल सेंटीमीटर, ठीक है ना। और उनके बीच का जो अनुप्रस्थ काट होगा वो ए होगा, ठीक है। अब ये तो था इसकी थ्योरी की इस टाइप से होगा, उसको हमने अलग लिया, उनके बीच की दूरी एल सेंटीमीटर हो जाएगी, उनका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2-3 चीजें हमें नोट करनी है, इस टाइप से हम क्या कर देंगे, उसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक। अब इसका मापन कैसे होगा, हमने इस टाइप से एक बना दिया। फिर ये कहता है देखो कंडक्टिविटी ऑफ सेल किस प्रकार से आने, सॉरी यहां पर ही आ जाएगा। अब जब ये कंडक्टेंस इस टाइप से हम निकाल लेंगे तो आगे क्या करना है, यहां पर देखो ये कंडक्टिविटी आर हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं बेटा, अभी तक हमने पढ़ा था जो आर रेजिस्टेंस था वो था रो इंटू एल अपॉन ए, इस प्रकार से निकालते थे, ठीक है ना। या हमने कहा था कि यदि हम इसको ऐसे लिखते हैं, या 1 अपॉन आर, इसको हमने उल्टा कर दिया 1 अपॉन आर, यानी कि 1 अपॉन आर कर दिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन रो भी हो जाएगा, रो भी क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। लेकिन जो ये एल अपॉन ए है बेटा, ये क्या आ जाएगा ए अपॉन एल के फॉर्म में आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इस प्रकार से भी हम क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और ये जो 1 अपॉन आर है ये क्या होगा, जी के बराबर हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे जी। और ये हमने पढ़ा था ना जी, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू जी पढ़ा था, देखो यहां पर हमने देखो जी 1 अपॉन आर इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, जी, ठीक है ना। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो क्या होगा, क्योंकि यहां पर हम कंडक्टेंस ले रहे हैं, है ना, क्योंकि क्या ले रहे हैं, जो फिजिक्स में होता है बेटा वहां पर कंडक्टर के रूप में हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ सारी चीजों को हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन के रूप में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रूप में ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा 1 अपॉन आर इज इक्वल टू जी, और 1 अपॉन रो इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या पढ़ा था, कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो पढ़ा था, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आएगा, जो कप्पा होगी यहां पर हम कप्पा लिख सकते हैं इसकी जगह, है ना, कप्पा ये के होगा कप्पा, और यहां पर क्या आ जाएगा एल अपॉन ए, वैसा ही रहेगा। तो यहां सॉरी ए अपॉन एल, ए अपॉन एल हो, तो ये वैल्यू हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगी। और ये जी क्या हुआ यहाँ पर, जी क्या है, ये रेजिस्टेंस है, किसका रेजिस्टेंस है, कंडक्टिविटी हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस टाइप से आ जाएगा, तो इसको हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी बेटा, है ना। तो यहाँ पर या हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा। यदि हम कप्पा का इज इक्वल टू निकालेंगे तो कप्पा इज इक्वल टू क्या होगा, देखो इन दोनों को उधर ले लेंगे, तो कप्पा इज इक्वल टू जी तो था ही, और यहाँ पर आएगा एल ऊपर हो जाएगा अपनी बार एल अपॉन ए, बस ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम मापन कर सकते हैं किसका, आयनिक सॉल्यूशन का। यहां पर लेंगे आयनिक सॉल्यूशन, तो आयनिक सॉल्यूशन के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, चालकता निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस फॉर्मूले के द्वारा भी निकाला जा सकता है। बाकी मैंने आपको ये बता दिया किस प्रकार से हम उसको जोड़ते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं। 2 चीजों का यूज करेंगे यहाँ पर डीसी करंट की जगह एसी करंट का यूज करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा, जो सॉल्यूशन है वो आयनों में न टूटे। दूसरा है क्योंकि गैल्वेनोमीटर प्रयोग नहीं किया जाता है एसी के लिए, इसलिए उसके स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, हेडफोन का यूज करते हैं, ठीक। ये 2 थे बेटा इसमें 2 पॉइंट। अब और आगे चलते हैं, कंडक्टिविटी सेल और सेल कांस्टेंट। एक तो कंडक्टिविटी सेल है और दूसरा हमारे पास सेल कांस्टेंट है, ठीक है ना। इनकी डेफिनेशन देख लो बेटा। सेल कांस्टेंट जो एल अपॉन ए, जो एल अपॉन ए है, जो हमने पढ़ा था कि जो उनके बिलियन, जो हमारे पास सॉल्यूशन था उनमें जो इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस थी बेटा वो था एल सेंटीमीटर, है ना। और इनका जो एरिया क्रॉस सेक्शन था वो ए सेंटीमीटर स्क्वायर था,
ये दो चीजें थी, है ना। तो इनके बीच का जो कंडीशन होता है, देखो ये कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ सेल, उनकी कंडक्टिविटी कैसे निकाला जाएगा, सेल कांस्टेंट कैसे निकाला जाएगा कि L अपॉन A इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड दियर एरिया क्रॉस सेक्शन, इनके बीच का रेशियो है ना। किस किस के बीच में, एक तो जो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रोड लिए थे हमने, इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस है और उनके बीच का जो क्या होगा, दियर एरिया क्रॉस सेक्शन, जो इनके बीच का एरिया क्रॉस सेक्शन है उनका रेशियो है, क्या है बेटा, L अपॉन ए, और दिस रेशियो इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, और उसी को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट ऑफ द सेल। यहां पर क्या होगा कि मान लीजिए दो इलेक्ट्रोड है हमारे पास, इन इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस है L सेंटीमीटर, और इनके बीच का जो क्रॉस सेक्शन है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके बीच का जो क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, उसको ही हम क्या बोलते हैं, इनका जो रेशियो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सिंपल हम कह सकते हैं L अपॉन ए सेल की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात है, और यह अनुपात L अपॉन ए को सेल स्थिरांक कहते हैं, L अपॉन ए को ही हम क्या बोलेंगे, सेल स्थिरांक बोलेंगे, सेल कांस्टेंट बोलेंगे, है ना। वो आगे क्या कहता है, देखो सेल स्थिरांक को हम किससे दिखाते हैं बेटा, ये दिखाते हैं G स्टार से। G को हमने कैसे दिखाया था, कंडक्टिविटी, अभी थोड़ी देर पहले, है ना, और ये आएगा G स्टार, इसको हम क्या दिखाएंगे, G स्टार। देखो एक कह रहा है सेल कांस्टेंट ऑफ सेल एक्सप्रेस्ड एज G स्टार, ठीक है ना। तो यहां पर यदि हमने थोड़ी सी पहले देखेंगे तो यहां क्या पढ़ा था हमने, कप्पा इज इक्वल टू, ठीक है ना, कप्पा इज इक्वल टू क्या लिखा था, G इंटू L अपॉन ए, तो इसको हम G स्टार लिख सकते हैं क्योंकि L अपॉन ए हमने क्या लिया, G स्टार। अब चालकता देखो, आयनिक विलयनों की जो चालकता है तो कैसे आ जाएगा, यानी कि जो हमारे पास कप्पा है ए इज इक्वल टू G, तो हमारे पास पहले से था, देखो यहाँ G पहले से था, इसमें G तो पहले से है, और इस G को तो हमने लिख लिया ऐसा, और दूसरा क्या था हमारे पास, L अपॉन ए था, इस L अपॉन ए की जगह G स्टार लिख सकते हैं ये वाला। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कप्पा इज इक्वल टू कैपिटल G ए इंटू G स्टार, ठीक है ना। ये अलग अलग हो सकता है, अलग अलग जगहों पर अलग 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 लिए होंगे। तो ये क्या है बेटा, ये जो कप्पा होता है ये कंडक्टिविटी होती है, कप्पा को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, आप लोगों को बताना है। कप्पा इज इक्वल टू, कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बोलो, लिखा तो मैंने कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं इसको, आपको बोलना बेटा, कप्पा इज इक्वल टू, कंडक्टिविटी, हाँ बोलना, कंडक्टिविटी, बिल्कुल राइट। और ये G क्या है, ये है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस चालकता, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस, जो हमने यहां निकाला था कंडक्टेंस G, है ना, ये वाला है, ये जो है ना कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस, ठीक है ना। और तीसरा ये क्या था हमारे पास, इनटू G स्टार क्या है, क्या है बेटा, इलेक्ट्रिविटी सेल, नहीं, सेल कांस्टेंट, यहां तो पढ़ा था हमने, देखो सेल कांस्टेंट ऑफ द सेल एक्सप्रेस्ड एज G स्टार, ये क्या हो जाएगा बेटा, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, यानी कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होगा, कंडक्टेंस के साथ हम सेल कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी आ जाएगा। और यदि हम क्या निकालना चाहें बेटा, सेल कांस्टेंट निकालना चाहें, तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, यदि हम सेल कांस्टेंट G स्टार निकालना चाहेंगे तो ये कप्पा अपॉन G आ जाएगा, कप्पा अपॉन कैपिटल G, और कप्पा देखो बेटा यहाँ पर कप्पा, यहाँ पर तो कप्पा आ जाएगा, और 1 अपॉन G इज इक्वल टू क्या होता है,
आर भी होता है। 1/g इज इक्वल टू क्या होता है, आर भी हो सकता है। इस कप्पा को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जो ये है कि कप्पा इंटू 1/g, और इसको हम क्या बोलते हैं, कप्पा इंटू आर भी होता है। देखो आर इज इक्वल टू क्या होता है, क्या बोला बेटा मैंने, आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू यदि हम देखेंगे तो 1/g, ये देखो ना g इज इक्वल टू 1/r है, तो यदि हम r को वहां ले जाएंगे तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/g हो सकता है, तो ये भी हो सकता है ना। तो यहां से हमें पता लग जाएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सॉरी। तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि एक फॉर्मूला और आएगा कि जो सेल कांस्टेंट हो गई, याद रखना आपको, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। इसको हिंदी में भी लिख लेंगे रेजिस्टेंस। देखो कंडक्टिविटी क्या होता है बेटा, कंडक्टिविटी क्या होता है, अभी तक आप लोगों को कंडक्टिविटी पता नहीं, कंडक्टिविटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, यहाँ देखो, चालकता। हाँ चालकता। हाँ, कंडक्टिविटी हो गई चालकता, है ना, हिंदी में चालकता। कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा, ये चालकत्व, तो है ना। और सेल कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, सेल स्थिरांक। ये आप लोग लिख भी सकते हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने हिंदी में देना उनको ये लिख सकते हैं, ये सेल स्थिरांक हो जाए, है ना। और सेल कांस्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं, फिर सेल स्थिरांक। छोटे छोटे शब्द, इनको तो वैसे इंग्लिश में लिखना चाहिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं, सेल स्थिरांक। और यहाँ आ जाएगा कंडक्टिविटी, क्या आ जाएगा हमारे पास, चालकता, और ये आ जाएगा रेजिस्टेंस में प्रतिरोध, प्रतिरोधकता बोलते हैं इसको ना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो ये हो गया बेटा हमारे पास कि जब हमने कंडक्टिविटी ऑफ सेल एंड सेल कांस्टेंट समझ गए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मोलर कंडक्टिविटी। इससे न्यूमेरिकल भी आता है बेटा, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी, अभी तो चालकता तो हमें समझ में आ रहा है, मोलर चालकता, है ना, मोलर चालकता, और मोलर कंडक्टेंस, मोलर चालकत्व, दो चीजें इसमें, है ना। एक तो क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टेंस, इन दोनों चीजों को। तो देखो बेटा यहाँ पर कहता है कि ये क्या कहता है, जो मोलर कंडक्टिविटी है, ये कहता है कि द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल आयंस, जो कंडक्टिविटी होगी किसकी, ऑल आयंस की, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन के पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं, है ना। एक सॉल्यूशन हमने लिया, तो यहाँ पर हम कंडक्टिविटी क्या ले रहे हैं, सॉल्यूशन की। जो फिजिक्स में होता है वो वायर के फॉर्म में होता है ना, कंडक्टर के फॉर्म में होता है। यहाँ हम सॉल्यूशन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं उसको, है ना। सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी देख रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी। तो ये कहता है कि द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल आयंस गिवन बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। हमने क्या किया, यहां पर 1 मोल क्या लिया बेटा हमने, इलेक्ट्रोलाइट लिया, ठीक है ना, क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइट लिया, है ना। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया इस सॉल्यूशन में, और इस सॉल्यूशन में जब हमने लिया 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, तो उससे आयन बनेंगे, सॉल्यूशन बनाया ना हमने, तो उससे आयन बनेगा। तो कह रहा है कि द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल आयंस, जो इसमें आयन बनेंगे, जितने भी आयन होंगे, है ना, उनकी जो कंडक्टिविटी होगी, है ना। ये देखो, द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल आयंस गिवन बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को जब हमने डिसॉल्व किया, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम। उसी को बोलते हैं बेटा हम मोलर कंडक्टिविटी। वही क्या है हमारे पास, मोलर कंडक्टिविटी, है ना। कि जब हम क्या करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी क्या हुआ, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया और उसका हमने सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन में जो क्या हुआ, उनकी जो कंडक्टिविटी, जो आयन बने, उनकी जो कंडक्टिविटी थी, वही हमारे पास क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है। और उसको हम दिखाते हैं लैम्डा एम से, ऐसे दिखाते हैं,
किससे दिखाते हैं? लैम्डा एम से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या हिंदी में कह सकते हैं कि एक मोल, जो हमारे पास क्या है, एक मोल विद्युत अपघट्य को विलयन में घोलने से उत्पन्न आयनों की जो चालकता होगी वही को हम मोलर चालकता कहते हैं, वही हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना। द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल आयंस गिवन बाय dissolving 1 mole of an electrolyte in the solution, it is denoted by lambda m, ठीक है ना। और उसको हम lambda m से कहते हैं, वही क्या हमारे पास है, मोलर कंडक्टिविटी, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। और यहाँ पर देखो 1 मोल लिया हमने और विद्युत अपघट्य लिए, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझ रहे हैं बेटा आप लोग, बार बार इलेक्ट्रोलाइट आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट समझ रहे हो इसको, इसका मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है बेटा कि जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये आयन के फॉर्म में बदल जाते हैं। तो जो जो हमारे पास क्या होंगे, जो सबस्टेंस हमारे पास क्या होंगे, मान लीजिए सपोज NaCl हमने लिया है ना, और इसको पानी में घोला, तो जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी इसमें डाला तो ये आयन के फॉर्म में बनना चाहिए, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो तब ये इलेक्ट्रोलाइट है। अब मान लीजिए हम चीनी डालते हैं और चीनी क्या नहीं बनता है, देखो C12H22O11 है। अब इसको हमने मिलाया, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है बेटा, ये आयन के फॉर्म में नहीं टूटता है। आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे आयन के फॉर्म में नहीं टूटेगा, तो ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। समझ में आ रहा है? विद्युत अपघट्य, विद्युत के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब ये दो फॉर्म में आएगा तो तब वो इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में होगा, नहीं तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा। इतनी बात तो क्लियर हुई। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट लेना है, उसको जैसे डिसॉल्व करते हैं, फिर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उस आयनों में परिवर्तित हो जाता है, तो उसी को कहते हैं। और जो उनकी क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी, वही क्या होगी, मोलर चालकता या मोलर कंडक्टिविटी होगी, ठीक है ना। कंडक्टिविटी होगी, उनकी कंडक्शन करेंगे है ना, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। अब इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं, इसमें मोलर कंडक्टिविटी को किस प्रकार से निकाला जा सकता है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी आता है ना। तो मोलर कंडक्टिविटी हमने क्या कहा बेटा कि यहां पर आएगा कि मान लीजिए हमने क्या लिया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया, यहां पर क्या किया, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया, ठीक है बेटा। 1 मोल हमने क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइट लिया है ना, और उसको हमने क्या किया, VmL, कोई भी अमाउंट हो सकती, VmL 250 ml 500 ml है ना, अलग अलग, ठीक है ना। कि सपोज हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 मोल तो लेना पड़ेगा हमें, इलेक्ट्रोलाइट लिया और उसको हमने VmL सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, ठीक है ना। तो अब उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, अब हम इसकी यदि कंडक्टिविटी देखते हैं, कंडक्टिविटी, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा, चालकता क्या होगी। तो उसकी जो चालकता होगी, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि क्या पढ़ा कि 1 मोल क्या है, सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या होगी। तो वो कहता है, क्या कहता है, देखो, द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल आयंस गिवन बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, ठीक है ना। तो हम इसको क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि मोल के फॉर्म में है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी, और ये होगा लैम्डा एम। इसको हम ऐसे ब्रैकेट में दिखा सकते हैं, इसको लैम्डा एम की है ना। कहीं पे कैप एम भी दिखा रहा था बेटा, कैप एम भी दिखाया जा रहा था ऐसे, ये कैप एम हो गया, और कहीं पर लैम्डा एम के फॉर्म में आपको दिखाई देगा ऐसे, ठीक है ना, 2 फॉर्म आएंगे इसके। तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि यदि हम लैम्डा एम को देखते हैं तो ये होगा, मोलर कंडक्टिविटी कैसे आएगी, यहां पर है कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर है ना, 1 ml। तो इसमें क्या निकालेंगे कि इस जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, तो हम ये देखेंगे 1 ml में ये कितनी कंडक्टिविटी कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml, दूसरा आएगा कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इंटू VmL। 1 ml में क्या कंडक्टेंस थी उसकी, और फिर हम क्या कर देंगे, VmL ले लेंगे, जितने ml हमने लेना है, तो उसको कहा जाता है, तब ये मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी। और जब कंडक्टेंस ऑफ
1 ml निकालते हैं बेटा, तो कंडक्टेंस ऑफ 1 ml क्या होता है, ये होता है कप्पा, यानी कि हम लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा और इनटू v, जितने उसमें निकालना होगा, तो इस प्रकार से हम उसको निकाल सकते हैं। और जहां पर क्या है, v क्या है बेटा, तो v यदि हम इसमें देखेंगे तो v क्या है हमारे पास, यहां पर देखेंगे वॉल्यूम इन ml होगा, ठीक है ना, और यहां पर क्या होगा, वॉल्यूम इन 1 ml, ठीक है ना, इन विच, जहां पर क्या है 1 ml का तो है, इन विच 1 मोल, यहां पर क्या है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यहां पर जगह नहीं बेटा, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट इज डिजॉल्व। इसमें क्या है बेटा, 1 ml घुला हुआ है, ठीक है ना, हम देखेंगे ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम इन ml इन विच 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व। हमारे पास ऐसा v क्या है, आयतन है, जिसमें 1 ml क्या घुला हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है, ठीक है ना। दूसरा यहां पर क्या है, ठीक है ना, और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, ये है हमारे पास मोलरिटी, है ना। तो यहाँ पर यदि देखेंगे तो v ml यहाँ किस 1 ml में घुला हुआ है, तो v इज इक्वल टू, हम यदि 1000 ml में देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, v इज इक्वल टू, ये कहता है कि वॉल्यूम है, ये कहता है इफ, यहाँ पर एक और लाइन लिख लेते हैं, इफ मोलरिटी, मोलरिटी क्या होता है बेटा, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, क्या होता है मोलरिटी, इज m, The number of moles of solute dissolved per unit liter of solution. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर, है ना, उसको 1 लीटर में डिजॉल्व होता है। तो यहाँ पर मोलरिटी क्या हो सकती है, हम इसको मोलरिटी m मोल पर लीटर, है ना, यानी कि 1 लीटर में घुले हुए जो हमारे पास क्या होंगे, सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, 1 लीटर में घुले हुए विलेय की संख्या, जो विलेय के होंगे, मोल होंगे, वो हमारे पास मोलरिटी हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे v इज इक्वल टू क्या होगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कि 1000 बटे m, इसको हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ v की वैल्यू जो है हम क्या कर सकते हैं, 1000 बटे m भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटे m भी कर सकते हैं। तो ऐसे भी हम मोलर चालकता को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, यदि मोलर कंडक्टेंस की यूनिट देखेंगे तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट को हम निकालने के लिए तरीका यह है कि यदि हम यूनिट निकालते हैं तो यूनिट इससे ही निकल सकती है, जैसे जैसे देखो कैसे, यहाँ कप्पा क्या यूनिट क्या होती है बेटा, कप्पा की यूनिट आप लोगों ने देखा होगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यूनिट दिखाई थी मैंने, इलेक्ट्रिक इसकी लिखाई थी, नहीं इसकी लिखा था, ये विशिष्ट प्रतिरोध की लिखाई थी ना, हाँ लिखा है तो है सर SM हाँ, s और m की पावर -1, -1, है ना, ऐसे लिखा था हमने। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं बेटा, देखो यहाँ यूनिट देखो, कप्पा की यूनिट ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीमेंज सेंटीमीटर इनवर्स, सीमेंज बोलते बेटा ना, सीमेंज सेंटीमीटर इनवर्स। और यदि हम इसको देखेंगे तो ये क्या होता है कि मोलरिटी के फॉर्म में आता है, इनटू यदि हम इसकी यूनिट को देखेंगे मोलरिटी की, तो यहाँ पर आता है, यदि वॉल्यूम के फॉर्म में है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटा, सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, है ना, और मोल पर लीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि इसको काट के देख लेंगे तो किस प्रकार से आ सकता है, सेंटीमीटर पर लीटर, ये लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा और मोल इस टाइप से होगा, है ना। तो अब सेंटीमीटर क्यूब कहाँ है, ऊपर है की तरफ है,
और ये नीचे की तरफ था। तो यहाँ देखो बेटा सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसमें से देखो ये सेंटीमीटर क्यूब है प्लस में और ये माइनस में, तो इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा इसका सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, मोल नीचे है, तो ये यूनिट आ जाएगी बेटा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस प्रकार से यूनिट आ सकती है ना। और इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, मीटर में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है लैम्डा एम इज इक्वल टू, ये यूनिट भी आ जाएगी मोलर कंडक्टिविटी। तो इस टाइप से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा, ये वाला ये न्यूमेरिकल है, इस पे बेस्ड है, तो क्या आप लोग कर पाओगे इसको। ये कहता है कि द कंडक्टिविटी ऑफ a 0.05 m सॉल्यूशन, इतना मोलर सॉल्यूशन है ना, एट 298 केल्विन इज 0.001 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, यहां पर हमें मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम ज्ञात करना है। निकल सकता है आपसे, निकल जाएगा बेटा। वो फॉर्मूले में मान रखना है कि कुछ थोड़ी करना है। देखो तो एक बार थोड़ा सोचो तो क्या चीज दी हुई है, क्या क्या हमें करना है। निकालो तुम। फॉर्मूला क्या है, लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होता है सर K इंटू V। हाँ के नहीं बेटा, के मत बोलना इसको, है ना, ये कप्पा है। के का मतलब ही कुछ और हो जाएगा फिर, है ना, क्योंकि यहाँ पर हम कप्पा के की तरह दिखता है ना वो, लेकिन है वो कप्पा। हमारे पास कोई यहाँ फॉर्मेट नहीं है ऐसा, नहीं तो हम कप्पा के फॉर्म में थोड़ा सा अलग चेंज स्ट्रक्चर टाइप का होता है उसका, है ना। यानी कि कप्पा इंटू क्या बोला बेटा आप लोगों ने, सर V। कप्पा इंटू वी, है ना। और v इज इक्वल टू क्या बनाया था हमने, इसकी जगह हमने क्या लिखा था, कप्पा इंटू v की जगह हमने लिखा था 1000 अपॉन m भी लिखा था, है ना, ऐसे लिखा था। अब इसकी जगह देखो, यहाँ m तो हमें पता लग रहा है क्योंकि इसके आगे m लिखा हो तो m ही होगा। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 m सॉल्यूशन, है ना, 298, ये क्या आएगा, ये हमारे पास है 0.001 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, कंडक्टिविटी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें m तो पता लग रहा है बेटा, देखो ये m हमारे पास आ गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लैम्डा m इज इक्वल टू क्या होगा, कप्पा की वैल्यू जो है ये दे रखी है ना, ये दे रखी 0.001 और इंटू 1000 अपॉन m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.05, है ना। तो ये दशमलव दो संख्या बाद है, यहाँ दो संख्या पे या तीन संख्या पे। तो एक तरीका ये है बेटा इसका, है ना, दशमलव को जल्दी से सॉल्व करने का तरीका है, तीन संख्या या दो संख्या है, तो दो यहाँ तक आ जाएगा, तो एक संख्या ज्यादा है ना, कहाँ यहाँ ऊपर, तो नीचे जहां ज्यादा है उसके अपोजिट में एक संख्या 0 बढ़ा दो। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको 1 कर देंगे और इंटू 1000 कर देंगे, ठीक है ना, और बटे में क्या आ जाएगा, देखो ये दशमलव दो से दो कैंसिल हो गए, अब एक बचा हुआ था उसके लिए हमने एक 0 लगा दिए, 50 कर दिए, है ना। तो अब आसानी हो गई हमारे पास, ये देखो, है ना, और ये कितना आ जाएगा 20 20 है ना, ये तो आ रहा है, कुछ और आ रहा है 20, और ये क्या आएगा ओम इनवर्स, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल इनवर्स, इस टाइप से आएगा।
छोटा सा क्वेश्चन था इसका, किससे संबंधित कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन ये है, देखो तो इस क्वेश्चन का आ सकता है, आपको नहीं आ सकता। यहां पर आर दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 एम एन ए सॉल्यूशन इज 31.6 ओम। इनको मैंने हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाया बेटा, थोड़ा सा इसके लिए सॉरी, क्योंकि करूंगा मैं इसके बाद, है ना। सेल कांस्टेंट इतना है, और कैलकुलेट द इट्स कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। दो चीजें ज्ञात करनी है, एक तो कंडक्टिविटी ज्ञात करनी है। तो कंडक्टिविटी किससे दिखाते हैं? कंडक्टिविटी होता है बेटा कप्पा, अभी तो हमने पढ़ा था ना कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कप्पा हो गया, है ना, कंडक्टिविटी कप्पा हो गया। उसके बाद दूसरा क्या हो सकता है? मोलर, दूसरा हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि लैम्डा एम की मोलर कंडक्टिविटी। निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? कंडक्टिविटी अभी हमने फॉर्मूला लिखा तो था, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या लिखा था? कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, और कंडक्टेंस होता है, ये तो लिखा था हमने, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। यदि हम यहां पर देखेंगे कंडक्टिविटी कप्पा इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने अभी, या एक चीज ऐसे लिखते हैं, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है बेटा? सेल कांस्टेंट को हमने दिखाया था जी स्टार से, और कंडक्ट इसको दिखाया था हमने जी से, और यहां था कप्पा से, ऐसे तो किया था हमने। तो इस जी इज इक्वल टू होगा, क्योंकि जी तो दे रखा है इसमें तो आर दे रखा है, इतना ओम दे रखा है, आर के फॉर्म में दे रखा है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/r लिख सकते हैं, क्योंकि जी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/r होता है, मैं अभी बता चुका हूँ आप लोगों को पहले, है ना। जी इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जी स्टार हो जाएगा, ये क्योंकि सेल कांस्टेंट दे रखा है इसने, सेल कांस्टेंट सीधे डायरेक्ट दे रखा है, तो जी स्टार हमें दे रखा है, तो इसको जनरेटी का तो कप्पा हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, कैसे निकलेगा बेटा, 1/, बताओ आप लोग, 31.6। हाँ 31.6 आ जाएगा। और जी स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट कितना दे रखा है, 0.357 ये दे रखा है, ये कप्पा की वैल्यू आ जाएगी, है ना। और इसको हम देखेंगे सॉल्व करके, तो ये अप्रोक्सीमेट आता है, आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, हो सकता है गलत होगा, है ना। ये आएगा 0.0113, है ना। तो ये आएगा बेटा ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स। ये वैल्यू हमने इसकी निकाल दी, ठीक, किसकी, कंडक्टिविटी की। दूसरा हमें चाहिए मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या बताया था अभी, लैम्डा K/V। हाँ के इंटू वी बताया था, है ना, के इंटू वी बताया था, और v इज इक्वल टू हमने क्या बताया था, लैम्डा एम इज इक्वल टू के, और v की जगह क्या किया था, 1000/m हमने लिखा था, क्योंकि इस v यहाँ पर नहीं दे रखा बेटा, देखो v नहीं दे रखा, आयतन नहीं दे रखा, है ना, तो वॉल्यूम नहीं दे रखा, आयतन कहीं दे नहीं रखा, यहाँ दे रखा उन्होंने m, तो हम क्या कर सकते हैं, v इज इक्वल टू 1000/m, के भी काम आएगा, कहीं पर सीधे डायरेक्ट वॉल्यूम दिया होगा तब भी आ सकता काम, है ना। तो यहाँ पर देखो कप्पा की वैल्यू हमने निकाल दी, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होगा, कप्पा की वैल्यू कितनी है, 0.013113 सॉरी, इनटू वी क्या हो जाएगा 1000, और अपॉन एम की वैल्यू कितनी दे रखी 0.05 है,
है ना, इस प्रकार से। और यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आ जाती है 226 ओम इनवर्स, है ना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ये याद रखिएगा बेटा, यूनिट है ना किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि इसकी मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, अलग अलग जगहों पर इनका यूज होता है।